हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल एड्यूल्यूमिनेसेंस पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ ये वीडियो। इस वीडियो में मैं बात करूँगी कैंसर के पार्ट 3 की, जिसमें हम बात करेंगे एंजियोजेनेसिस और मेटास्टेसिस की और साथ ही साथ कैंसर के कुछ फीचर्स की। तो चलिए शुरू कर रहे हैं आज का वीडियो। कैंसर पैथोफिजियोलॉजी में हम 2 पॉइंट्स पहले ही पढ़ चुके हैं, जो कि थे सेल ग्रोथ एंड अवॉइडेंस ऑफ एपोप्टोसिस। अब हम बात करेंगे एंजियोजेनेसिस की और एक और किसकी, मेटास्टेसिस की। तो एंजियोजेनेसिस, जिसमें एंजियो का मतलब होता है ब्लड वेसल्स एंड जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो जब भी एक नया ट्यूमर फॉर्म होता है, और ट्यूमर फॉर्म कैसे होता है वो मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, तो वहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली देख लीजिएगा। ओके, तो ट्यूमर बन चुका है समझ लीजिए, और उसने एक मास प्रिपेयर कर लिया है। अब इस मास को और ग्रो करना है। देखिए, सेल डिवीजन तो हो गया जितना होना था, और भी हो ही रहा है कंटिन्यूसली, बट उसको अब और ग्रो करना है। तो अगर उसको ग्रो करना है तो उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे? ब्लड से। और ब्लड के लिए उसको क्या चाहिए? उसके आसपास वेसल्स चाहिए, ब्लड की सप्लाई चाहिए। तो ट्यूमर के अंदर कुछ ऐसे केमिकल मोइटीज़ होती है जो कि क्या करती है, उसके आसपास एंजियोजेनेसिस को प्रमोट करती है, और वो उसे फिर ब्लड उसे न्यूट्रिएंट पहुंचाता है और उसकी ग्रोथ और ज़्यादा होने लगती है। सवाल ये उठता है कि ये चीज़ कैसे पॉसिबल है, कैसे ऐसे कैसे ट्यूमर में एक नई ब्लड वेसल्स की सप्लाई हो जाती है। तो जानते हैं कैसे नई नई ब्लड वेसल्स बन जाती हैं ट्यूमर को सप्लाई करने के लिए। तो देखिए, समझिए ये हमारा कोई ब्लड वेसल है। ये जो ब्लैक कलर से मैंने बनाई है ये इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और अंदर जो रेड कलर से मैंने बनाया है वो एपिथेलियल सेल्स हैं, जो कि टाइट जंक्शन में प्रेजेंट होते हैं। और ये आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर ये जो मतलब आपकी सेल्स हैं, ट्यूमर हैं आपके। अब होगा क्या कि जो ट्यूमर है उसकी भी एक आउटलाइनिंग होती है। हर टिश्यू की अपनी एक आउटलाइन होती है, समझ लीजिए, अपनी बाउंड्री होती है जिसे वो पार नहीं करता है। तो अब होगा क्या कि ये जो ट्यूमर सेल्स हैं ये अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करती हैं। कैसे? सबसे पहले तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा कि इनकी खुद की बाउंड्री टूट जाए। उसके लिए कोई केमिकल की मदद इनको लेनी पड़ेगी। तो वो केमिकल होता है MMP। यहाँ पर ये P है, ये C नहीं है, मैंने गलती से C लिख दिया है, मैं इसे करेक्ट कर देती हूँ। ये है MMP। तो MMP होता क्या है? मैट्रिक्स मेटालो प्रोटीनेजेस इनका नाम है। ये क्या करते हैं, ये कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि टिश्यू बाउंड्रीज में हैं, जो ये इनको ब्रेक करने का काम करते हैं। अब इसके वजह से क्या होगा, ये जो केमिकल्स हैं ये और रिलीज़ होंगे बाहर, ये और रिलीज़ होंगे। तो क्या होगा, ये अपनी बेसमेंट मेम्ब्रेन को तोड़ने के साथ साथ जो ब्लड वेसल्स की बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसको भी ब्रेक कर देंगे। अब उसके ब्रेक होने से क्या होगा कि ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये प्रोटेक्शन दे रही थी और अलग अलग कर रही थी ब्लड वेसल्स को बाकी के पार्ट से। अब ये तो टूट गई। अब इसे टूटने से क्या होगा कि जो ट्यूमर सेल्स हैं, ट्यूमर सेल्स जो है वो भी इसमें एंट्री कर सकती है। साथ ही साथ यहाँ से क्या होगा, ब्लड वेसल्स की जो एपिथेलियल सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स यहाँ से क्या कहना चाहिए मुझे, और प्रोडक्शन शुरू कर देगी और नई नई वेसल्स बना लेगी। बट ये वेसल्स अपने आप तो बन नहीं सकती, यहाँ पे कुछ तो ऐसा होगा जिसके वजह से नई वेसल्स बन रही है। तो ट्यूमर सेल्स जो होती हैं वो तकरीबन 15 एंजियोजेनिक सब्सटेंसेस रिलीज करती हैं, जो कि एंजियोजेनेसिस में मदद करते हैं। इनमें से एक जैसे कि हो गया आपका VEGF, और दूसरा हो गया आपका PDGF। ये दोनों जो हैं, इन दोनों का काम होता है एंजियोजेनेसिस को प्रमोट करना। तो अब ये क्या करते हैं, ये जो एपिथेलियल लाइनिंग्स है ना यहाँ पर, इनसे और नई नई ब्लड वेसल्स बनाना शुरू कर देते हैं। और ये नई ब्लड वेसल्स जो है ट्यूमर तक
अपनी ब्लड सप्लाई लेके जाती है और ट्यूमर को सारे न्यूट्रिएंट्स और जो भी उसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो प्रोवाइड कराती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ट्यूमर और भी ज़्यादा अच्छे से ग्रो करने लगता है। बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट टॉप एक्चुअली पॉइंट की, जो कि क्या है, मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस बोले तो कि जब आपका ट्यूमर जो है वो कैसा, मैलिग्नेंट हो जाए, है ना, वो एक जगह पर है, साइट 1 समझ लीजिए ये है, फिर वो एक जगह से फैलकर दूसरी जगह पहुंच जाए, वो है मेटास्टेसिस। जानते हैं कैसे? सेम मैंने बनाया है यहाँ पे ब्लड वेसल, जैसा मैंने, क्योंकि यहाँ पे मीडियम तो ब्लड ही होगा ना। फिर ये है हमारा ट्यूमर जो है साइट 1 पर प्रेजेंट। अब जो कहानी आपने थोड़ी देर पहले देखी थी MMP वाली, वही कहानी यहाँ है। ट्यूमर के बाहर एक मेम्ब्रेन है जो उसको कवर करती है। अब मेरी बात समझिएगा कि कोई भी तरीके की सेल्स है हमारे बॉडी के अंदर, वो एक जैसी सेल्स एक एरिया में रहती हैं, ठीक है। तो क्यों रहती हैं? क्योंकि उनके बीच में कुछ फोर्सेस काम करते हैं, कुछ ऐसी केमिकल मोइटीज काम करती है जो कि उनको एक दूसरे से चिपकाने का काम करती है, उनके एडेशन का काम करती है। अब होता है, अगर मान लीजिए अगर ऐसा नहीं होता तो जैसे समझ लीजिए थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड में जो फॉलिक्यूलर सेल्स होती हैं वो T3 T4 रिलीज करती हैं, है ना, बनाती हैं। अगर वो सेल्स एक जगह इकट्ठी ना होती और आपकी बॉडी में हर कहीं फैल जाती, तो आपका जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो आपकी थायराइड से ना निकल के बॉडी के किसी भी पार्ट से निकल रहा होता, पॉसिबल है। तो वैसा ही यहाँ पर समझने के लिए है कि कोई भी एक ही तरीके की सेल्स एक दूसरे से चिपक कर रहती हैं, ये उनका काम करने का तरीका है। वो एक ही जगह पर एक साथ चिपक कर रहती हैं, तो उनको चिपकाने का काम कौन करते हैं? CAM। और ये CM कौन है? सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इसमें कौन कौन हो सकते हैं? पहले होते हैं कैडहेरेंस। कैडहेरेंस का क्या काम होता है? एक सेल को दूसरे सेल से चिपका के रखना, है ना, कि एक जैसे जो सेल्स है वो एक ही जगह पर रहें, एक ही टिश्यू मास के अंदर रहें। इंटीग्रिन्स भी होते हैं। तो ये क्या करते हैं? इनकी अपनी बाउंड्रीज होती हैं, एक जैसे टिश्यूज एक ही जगह रहते हैं। ट्यूमर सेल्स की यही खास बात होती है कि उनके बीच में ये CAMs जो हैं वो ठीक से काम नहीं करते या तो डिसफंक्शनल होते हैं, तो इसलिए वो अलग अलग भागती हैं। वो एक टिश्यू की तरह काम ना करके इंडिविजुअल सेल की तरह काम करती है और एक एक सेल अलग अलग भागकर नई ग्रोथ करने लग जाती है। ये इनका काम करने का तरीका है, कुछ ऐसा ही। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये सब एक ही जैसी एक ही साथ रहना चाहिए, लेकिन अब नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि इनके अंदर CAM जो है वो डिसफंक्शनल है, ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो अब होगा क्या कि ये सेल्स एक दूसरे से दूर दूर भाग रही है, तो ये दूर भाग के क्या करेगी? ब्लड सप्लाई में आएगी। ब्लड सप्लाई में आएगी तो किसी और जगह पर जाके स्टे करेगी, और जहाँ वो स्टे करेगी वहीं पर आपका क्या बन जाएगा? एक नया ट्यूमर फॉर्म हो जाएगा। तो ये कैसे होगा देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक तरीके के एंजाइम्स होते हैं जो ट्यूमर सेल्स के अंदर बनते हैं, वो होते हैं MMP मतलब मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेजेस। इनका क्या काम होता है? ये ट्यूमर सेल्स से रिलीज होते हैं और उनकी जो टिश्यू बाउंड्रीज होते हैं उनको ब्रेक करने का काम करते हैं। अब टिश्यू बाउंड्रीज ब्रेक हो चुकी है, अब वो आएंगे और किसकी टिश्यू बाउंड्रीज को तोड़ेंगे? ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल्स की टिश्यू बाउंड्री टूटने के बाद क्या होगा? ये जो आपकी ट्यूमर सेल्स हैं, ट्यूमर सेल्स क्या करेगी? एपिथेलियल सेल्स में एंट्री कर जाएगी। और एपिथेलियल सेल्स में एंट्री कैसे करेगी? ये ऐसे बाहर निकल रही है और ये घुस जाएगी इस बीच में जो जंक्शंस हैं, जंक्शंस में से निकल के ये कहाँ चली जाएगी? ब्लड में चली जाएगी। ट्यूमर सेल्स ब्लड में आ गए। अब ब्लड में आने से क्या होगा? ये चलती रहेगी जब तक इनको कोई जगह नहीं मिल जाती। अब क्योंकि इनका मूवमेंट थोड़ा स्लो होगा, तो मूवमेंट स्लो होने के बाद ये जहाँ पर रुकेंगी वहीं पर ब्लड वेसल से बाहर निकल कर ये क्या करेंगी? एक नया ट्यूमर फॉर्म करने लगेगी। वहाँ पर जाकर सेल डिवीजन करेगी कंटिन्यूसली, और सेल डिवीजन के बाद क्या होगा? एक नया ट्यूमर वहाँ बन जाएगा। नया ट्यूमर बनेगा, फिर उसमें भी एंजियोजेनेसिस होगा, उसको भी मस्त ब्लड सप्लाई मिलेगी और वो ट्यूमर भी और ग्रो कर जाएगा। तो इस तरीके से ट्यूमर है वो मैलिग्नेंट होकर के एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचता है। ये तरीका होता है मैलिग्नेंसी का।
फिर बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। तो यूं तो जब बहुत अर्ली स्टेजेस होती है कैंसर की तो कोई फीचर क्लियरली नहीं पता चलता है, बट जब मेटास्टेसाइज होता है, मैलिग्नेंसीज आती है, तब कुछ आपको सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। तो लोकल फीचर्स हैं ये मैलिग्नेंट डिजीज़ के, जिसमें हेमरेज कब हो सकता है? जब स्टमक, कोलन और ब्रोंकस या एंडोमेट्रियम का कैंसर हो आपको। लम्प्स कब बनेंगे? या तो आपको ब्रेस्ट कैंसर हो तो लम्प हो सकते हैं। इसके अलावा लिम्फ नोड्स के जो कैंसर हैं उसमें लंप फॉर्म हो सकता है। टेस्टिकल्स का अगर कैंसर है तो उसमें भी लंप फॉर्म हो सकता है। लंप में क्या रहेगा? एक छोटा सा मास बन जाएगा जो इजीली पाल्पेबल होगा। फिर नेक्स्ट है बोन पेन तब होगा जब बोन रिलेटेड कैंसर हो या कुछ ऐसी मैलिग्नेंसीज हो जो कि बोन में ट्रांसफ़र हो जाए, बोन में आ जाए। फिर नेक्स्ट है स्किन एबनॉर्मेलिटीज़ में जैसे कि मेलानोमा और बेसल सेल कार्सिनोमा, ये सब हो सकता है। अल्सर किस केस में देखे जा सकते हैं? अल्सर काफ़ी केसेस में देखे जा सकते हैं, जैसे कि ईसोफेजियल कैंसर अगर है तो आपको अल्सर देखने मिल सकते हैं। स्टमक कैंसर में देखने मिल सकते हैं। और इसके अलावा एनस कैंसर में भी देखने को मिल सकते हैं और स्किन कैंसर में भी जो है अलग टाइप के रोडेंट अल्सर जो होते हैं वो बन जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन मतलब जीआईटी रिलेटेड शिकायतें जिनको बहुत ज़्यादा रहती हैं उसमें कोलोन कैंसर के चांसेस होते हैं। रेक्टम के कैंसर के, ओवेरियन कैंसर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। फिर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन और बहुत कफिंग और जो ब्रोंकियोल्स है वो काफ़ी कॉन्स्ट्रिक्टेड रहते हैं, तो वो किस वजह से हो सकता है? ब्रोंकस के कैंसर में भी हो सकता है, थायराइड में भी हो सकता है। और जो लास्ट है ये जो है वो आता है ओडायनोफेजिया, वोमिटिंग, नोसिया, ये सब। तो ओडायनोफेजिया में मतलब क्या? जिनको पेनफुल स्वेलोइंग होती है बहुत ज़्यादा, बार बार कुछ भी जब वो स्वेलो करते हैं तो बहुत पेन होता है, वोमिटिंग होती है, तो वो ब्रोंकस, स्टमक, ईसोफेजियल या रेक्टम कैंसर से रिलेटेड हो सकता है और कोलोन कैंसर से रिलेटेड भी हो सकता है। तो ये हो गए लोकल फीचर्स ऑफ मैलिग्नेंट डिजीज़। अब है नॉन मेटास्टैटिक मैनिफेस्टेशंस ऑफ मैलिग्नेंट डिजीज़। उसमें क्या क्या आएगा? उसमें आ सकता है वेट लॉस एंड एनोरेक्सिया, वज़न कम हो सकता है आपका, और लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, उसे हम कहते हैं एनोरेक्सिया। फटीग, हाइपरकैल्सीमिया, काफ़ी सारे। तो वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहला है वेट लॉस एंड एनोरेक्सिया, जैसे कि मैंने बोला क्या, जिसमें कि आपको एपेटाइट कम, मतलब भूख कम लगने लग जाए, खाने का मन नहीं करना, इस टाइप से। ये लंग कैंसर में हो सकता है, जीआईटी में हो सकता है। फटीग, ये तो किसी भी कैंसर में आपको देखने को मिल सकता है। हाइपरकैल्सीमिया किस केस में देखने को मिलेगा? ब्रेस्ट कैंसर और माइलोमा, या फिर इसके अलावा किडनी कैंसर रिलेटेड कंडीशंस में। फिर प्रोथ्रोम्बोटिक टेंडेंसी, इसमें क्या है? ये ओवरी, पैनक्रियाज और जीआईटी कैंसर में आपको देखने को मिल सकता है। प्रोथ्रोम्बिक टेंडेंसी से मतलब क्या कि यहाँ पर ब्लड वेसल्स में क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स के वजह से हो सकता है क्लॉटिंग होने लग जाए उनके अंदर। SIADH का मतलब क्या? सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटीडायरेटिक हार्मोन सिक्रीशन। इसमें क्या होगा, ये जो ADH है वो बहुत ज़्यादा लेवल्स उसके बढ़ जाएंगे, इसके वजह से बॉडी में वाटर रिटेंशन बढ़ जाएगा और उसकी वजह से हाइपोनेट्रीमिया यानी कि सोडियम लेवल्स कम हो सकते हैं। ये कब होगा? स्मॉल सेल लंग कैंसर में हो सकता है। लैम्बर्ट-ईटन मायस्थीनिया लाइक सिम्टम, तो इसमें क्या होगा, जो मायस्थीनिया ग्रेविस होता है जिसमें क्या होगा कि आपकी जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वहाँ पर क्या होगा, जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं वो डैमेज होने लगेंगे, तो उसके वजह से क्या होगा कि मसल्स जो है उनका कंट्रोल थोड़ा कम हो जाएगा, तो वो होगा स्मॉल सेल लंग कैंसर में। फिर सब अक्यूट सेरेबेलर डीजनरेशन स्मॉल सेल में होगा, सेम ओवेरियन में हो सकता है। और फिर नेक्स्ट क्या है? एक्एंथोसिस नाइग्रिकेंस, जो ब्लैक कलर के पैचेस बॉडी फोल्ड्स में बन जाते हैं अक्सर, जहाँ पर मतलब बॉडी फोल्ड्स होते हैं वहाँ पर ब्लैक ब्राउन से वेलवेटी पैचेस बन जाते हैं, उनको बोलते हैं एक्एंथोसिस नाइग्रिकेंस,
जो स्टमक कैंसर, ईसोफेजियल कैंसर के केसेस में बन सकते हैं। इसके अलावा डर्मेटोमायोसाइटोसिस हो सकता है, और वो कब होगा? वो होगा स्टमक या लंग कैंसर के केस में। तो ये सभी थे फीचर्स कैंसर रिलेटेड। और अब हम आगे का जो पार्ट होगा उसमें जानेंगे कि किसी भी कैंसर को आप इन्वेस्टिगेट कैसे कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं इन्वेस्टिगेशन के। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कैंसर के लिए कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ हो रही हैं, यानी कि हम बात करेंगे एंटी कैंसर ड्रग्स की। तो अगर आपको ये सारी जानकारियाँ चाहिए और आप और डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं कैंसर का इन्वेस्टिगेशन और साथ ही साथ उसकी एंटी कैंसर ड्रग्स, तो जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है डेलीमिनिसेंस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।